बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही अगर हम बात कर लें कि कल जो है पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह जो है वो मनाई गई और उसमें हमने ये देखा के साथ साथ जो है लोगों का जो एक जज्बा कल नज़र आया, जोश नज़र आया, वो इस तरह था कि परचम लहराए जा रहे थे, तकरीब जो हैं वो सजाई गई और बहुत सारे हमारा, क्योंकि हम कल की हमारी ट्रांसमिशन भी जो है वो कल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रही। बहुत मेहनत की जी, हमारी टीम जो है वो मुसलसल जो है वो 10 बजे तक आप लोगों के साथ रही, आप लोगों को एंटरटेन करती रही। आज़ादी के हवाले से यौम आज़ादी का दिन जो है, आपको पता है कि हम हमेशा बात करते हैं कि आज़ादी की अहमियत पर, कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। और जितने भी स्पेशली आज को जो हम समझते हैं कि हमें मैसेज देना चाहिए वो यही कि जिस तरह कल के दिन बहुत सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे, तो ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए कि हमें तमाम नफरतें, बोझ, हसद, इन चीज़ों को साइड पे रख के सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, एक कौम बनकर सोचना चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारियां एटलीस्ट उनको लाजमी याद रखना चाहिए कि अगर आपके हिस्से की जो जिम्मेदारी है अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होगी। और वो कहते हैं ना, कतरा कतरा बन के समंदर जो है वो बनता है। जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपको देखते हुए दूसरे लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो कोशिश करें, अच्छे काम करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें और इस मुल्क के बारे में जो है वो सीरियस हों। इस मुल्क को खुदारा हमारी ज़रूरत है और मुल्क है तो हम हैं। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रोही की सीनियर रिपोर्टर हैं जी सुहिरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहिरा? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। कल क्योंकि हम सारा दिन इकट्ठे थे बड़ी, क्योंकि रोही की सिटी नेटवर्क की सालगिरह भी मनाई गई। अच्छा, दो खुशियां जो है वो सेलिब्रेट हो रही थी, एक तो रोही के हवाले से और उसके साथ जो है फिर हमारे जश्न आज़ादी भी हमने मनाया। अच्छा, आपको सिटी नेटवर्क के साथ अटैच हुए इतना अरसा हो गया, सुहिरा अपना एक्सपीरियंस तो हमें हमारे साथ शेयर करें कि कैसा रहा? मुझे जब से रोही स्टार्ट हुआ है मैं तब से ही रोही के साथ काम कर रही हूँ 2017 से, और अब तो माशाल्लाह से 6 साल हो गए हैं रोही को बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट में मैं आपको बताऊं कि लोगों को ये मैसेज देना कि ये चैनल जो साउथ पंजाब में, इस चैनल की ज़रूरत क्यों थी, रोही लॉन्च करने का मकसद क्या था, वो ये कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या मसाइल हैं और कहाँ वो अपनी बात जाके जो है वो करें तो उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी। तो रोही ने ये पहले दिन से ही इस चीज़ का आगाज़ किया। हमने हमारी जो भी रिपोर्टिंग टीम है या तमाम तर जो हमारा स्टाफ है, चाहे वो कैमरामैन्स हैं या चाहे जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोग हैं, हमने रोही को मुतारिफ करवाया है पूरे साउथ पंजाब में। और अब आप देखें कि रोही की वर्थ इस तरह से बन चुकी है कि अगर कोई भी इशू है, फॉर एग्जांपल आप देखें किसी ने कोई प्रोटेस्ट करना है, किसी सरकारी महकमे का कोई इशू है या उनकी कोई अवेयरनेस कैंपेन है, तो वो तब तक अपना जो है ना वो मुहिम का आगाज़ नहीं करते जब तक रोही की टीम उनके पास ना पहुंच जाए, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ये चीज़ें जो हैं वो रोही ने दिखानी है, लोगों को यहीं से अवेयरनेस मिलनी है। तो मेरा तजर्बा जो है रोही के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। अपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो हैं वो सीखी हैं। हम डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं, हर एक जो छोटी से बड़ी चीज़ है, रोही की एक पॉलिसी है हमारी के मतलब कि जो लोग देखते होंगे उन्हें पता होगा कि हम सिर्फ बड़े इश्यूज़ को ही हाईलाइट नहीं करते, उनके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, एक बंदा भी जो शहर में रहता है ना तो वो रोही का हिस्सा ही है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं चल के ऑफिस में कि हमारी ये इश्यूज हैं, आप इनको आगे पहुँचाएं। तो फिर इसी तरह से जैसे अगर हमारे डेवलपमेंट
वर्क्स हैं, अगर वो रुक जाते हैं तो रूही की टीम वहाँ भी पहुँचती है, उन चीज़ों को भी हम हाईलाइट करते हैं। और बहुत से ऐसे काम हैं जो रूही के प्लेटफॉर्म से लोगों को फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रूही सबकी आवाज़ बना, क्योंकि हम जब यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे तो एक आम बंदे की आवाज़ बनकर ही यहाँ पर बैठते हैं, और फिर इसके बाद हमारी पूरी टीम की कोशिश भी होती है कि जो है वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके ऊपर तक इसको जो है वो बात को, इशू को जो है वो पहुंचाया जाए ताकि उस बंदे के लिए आसानी हो। बिल्कुल ऐसे ही आसमा, देखें सुबह वेदर की रिपोर्टिंग से लेकर ऐसे ही है, ट्रैफिक जैम हो, शहर में कोई प्रोटेस्ट हो, या कोई भी बड़ा छोटा इवेंट हो रहा है, हर एक चीज की अपडेट लोगों को रूही पे मिल रही है। बिल्कुल। और आप देखें जितने हमारे सरकारी महकमे हैं या जो लोकल लेवल पर जो लोकल्स हैं मुल्तान के, वो लाजमी अब रूही देखते हैं। पहले लोगों को ये होता था कि जो लोग, चूंकि यहाँ पर ज्यादा जो लोग हैं उनकी तादाद है सराइकी स्पीकिंग, जो लोग नहीं है वो इस वजह से नहीं देखते थे कि शायद ये रूही जो है वो सराइकी लैंग्वेज में है, लेकिन हम लोग अपनी इस लैंग्वेज को प्रमोट बड़े अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म हर लैंग्वेज के लिए है। यहाँ पे आप देखें कि हमारी रिपोर्टिंग उर्दू में भी हो रही है, सराइकी में भी हो रही है, पंजाबी में भी लोग बोल रहे हैं। अगर कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उनके साथ इंग्लिश में भी हो रही है, एड्स भी सराइकी में आ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे आप ये देखें तो यहाँ पर उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, एंटरटेनमेंट भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। जिस तरह से हमारे जो शोज हैं उसमें अब सबसे जो मेन चीज है, मुझे लगता है कि लोगों के पास रूही से पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो आगाही, जैसे कि चाहे वो प्राइवेट लेवल पे है या गवर्नमेंट लेवल पे है, तो लोगों को एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगी एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि वो रूही को इजी एक्सेस है सबके पास, और आते हैं अपना मसला बयान करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। ये एक मेरे ख्याल से हमारी एक जिम्मेदारी भी है एज अ जर्नलिस्ट, और यही हमारा जो है सिलसिला आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से चलता रहेगा इंशाल्लाह जी। बिल्कुल। और इसमें तमाम हमारे कैमरामैन हैं, इंजीनियर हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम है, प्रोड्यूसर्स हैं, तो सबकी एक अंत तक मैं समझती हूँ एक मेहनत है, कोशिश है, सब इसको लेकर चल रहे हैं। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को जो है वो पूरी करने की कोशिश कर रहा होता है कि अच्छे से अच्छा जो है वो रूही को पेश किया जाए, ताकि लोग जो हैं इसको देखें और अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत खुशी भी होती है जब मैं सुबह हम शो कर रहे होते हैं सुहीरा, तो अक्सर कॉल्स आ रही होती हैं, लोग इतना पसंद कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है कि हाँ अच्छा, फिर हम थोड़ा सा देखें यार अच्छा, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, लोगों तक बात पहुँचाना चाह रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रही है। मतलब अवेयरनेस ही है। यहाँ पर हमारे साथ एजुकेशनिस्ट होते हैं, हमारे साथ जो है इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, गेस्ट में हमारे साथ पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उनके साथ भी मतलब हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रहती है। तो एक अच्छा चीज जो है इसमें बड़ी अहम है, कल हमारे पास वाइस चांसलर आए हुए थे एमरसन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी ये बात की कि, और मैं खुद भी मैं समझती हूँ कि हमारा एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम सिर्फ नेगेटिव रिपोर्टिंग और नेगेटिव इश्यूज पे नहीं फोकस करते, हम अच्छी चीजें, पॉजिटिविटी जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, बहुत ज्यादा, तो हम लोग वो भी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है या जो प्राइवेट लेवल पर लोग कर रहे हैं, चाहे वो तालीमी इदारों में है, हॉस्पिटल्स में है या कहीं भी है, ख़वातीन की कोई अच्छी चीज़ें हैं, हम उनको भी प्रोमोट करते हैं। अच्छा, एक तो हम स्क्रीन पे होते हैं ना, आप लोग हमें स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जो बिहाइंड कैमरा जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी भी बड़ी एफर्ट्स होती हैं। सबसे ज्यादा वही है, हम तो यहाँ पर मौजूद आपको देख रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड कैमरा बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को लेकर चल रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये उनके लिए भी थैंक यू, अप्रिशिएट करना चाहिए आपके साथ। मैं समझती हूँ कि आपके साथ जो काम कर रहा हो, जुड़ा हुआ हो शख्स, उसको लाजमी अप्रिशिएट करें, ताकि उसको भी जो उसकी मेहनत है उसको यही मेरे ख्याल में खुशी भी यही होती है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो आपको होता है कि यार अच्छा, यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको मजीद बेहतर करने की। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप विजुअल्स आपको अच्छे नजर आ रहे हैं तो वो सब कैमरामैन के हाथ में है ना। कैमरामैन हो गया, हमारे पास जितना प्रोडक्शन का स्टाफ है या न्यूज़ का जितना भी स्टाफ है, महबूब भाई हैं, इमरान भाई हैं, और बहुत सारे हैं, हमना हमारे प्रोड्यूसर हैं, और सुफियान है जी हमारे साथ, और भी अगर मैं भूल रही हूँ तो साथ साथ मुझे याद कराते रहना। तो राना बिलाल भी हैं कैमरामैन, उन्होंने मुझे हाथ खड़ा करके याद हो गया, मैं भी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सब लोग हैं जी, और सबके साथ काम करते हुए मजा आता है, एक फैमिली
माहौल है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी क्योंकि रोही के साथ जुड़े हुए बहुत अरसा हो गया और एक बड़ी खुशी से महसूस होती है और फैमिली है, बिल्कुल लाइक फैमिली। हम लोग यहाँ पर कोई इस तरह का सीन नहीं होता कि कहें कि जी आपको अपनायत सी फील होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरे से जो सवाल अक्सर लोग पूछते हैं ना, वो ये करते हैं कि आपके अच्छा ऑफिस में माहौल कैसा है। हाँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर से उठ के ऑफिस आई हूँ। अच्छा ऐसा, हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसे लगता है एक दूसरा घर है हमारा ऐसे यहाँ पर। या शायद हम लोगों को बहुत टाइम हो गया एक साथ काम करते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट है, अमजद बुखारी साहब हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से, उनकी भी तारीफ करनी बनती है जहाँ हम सबकी कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे से चीजों को लेके चल रहे हैं। हाँ। एक बड़ा ही अच्छा और साफ सुथरा हमारे पास यहाँ पर माहौल है। हाँ। जो कि एक फीमेल के लिए तो मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्योंकि मीडिया को देख एक लफ्ज आ जाता है, इसको देख के लोगों का जो रिएक्शन है वो जरा डिफरेंट होता है और फिर जो उनका ये माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी इस तरह की होती है। लेकिन हम लोग इतने अरसे से काम कर रहे हैं, मैं मीडिया के साथ बहुत अरसे से कनेक्टेड हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, टैलेंट है, आप कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप हमेशा दोनों रास्ते इंसान के पास होते हैं और अपनाना आपने वही रास्ता होता है जिसको आप समझ रहे होते हैं कि ये अच्छा रास्ता है, मैं इस पे चल सकता हूँ, तो वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं दोनों रास्तों की। तो अच्छाई और बुराई जो है वो दोनों साथ साथ चलती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है इसलिए अच्छा बने हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इतनी सारी बातें हो गई, वेदर को भी साथ ले लेते हैं जनाब। अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, शहर औलिया के मौसम के हवाले से बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, लेकिन मुल्तान शहर में अलल सुबह से ही ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हबस और गर्मी की शिद्दत भी सुबह के वक्त महसूस की जा रही है। सूरज ने भी अपनी सुबह के वक्त आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर और शाम के वक्त गर्द आलूद हवाओं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम दर्जा हरारत की बात करते हैं तो रात के वक्त दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी, जैसे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया। इसके साथ साथ कम से कम दर्जा हरारत की अगर हम बात करते हैं 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाए तो आज हवा में नमी का तनासुब 28.5% रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स आज मुल्तान शहर का 155 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स की मुनासबत से आज मुल्तान शहर पाकिस्तान में फ़ज़ाई तरीन आलूदा शहरों में पहले नंबर पर स्टैंड करता दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल सुबह जो है वो सूरज तुलू और गुरूब की अगर हम बात करते हैं, कल 5:38 पर सूरज तुलू होगा और आज शाम को 6:57 पर सूरज गुरूब होता दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर हम बारिश की बात करते हैं तो महकमा मौसमियात ने पेशगोई दी है कि आज 24 घंटों के दौरान जो है वो बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। अच्छा, कल भी शदीद गर्मी थी और अच्छी खासी गर्मी थी कल ना, और आज का टेम्परेचर भी जो है वो 37 है सेंटीग्रेड है, तो गर्मी की शिद्दत है। लेकिन आज जैसे वैसे हल्के से बादल भी आए हैं, हो सकता है ऐसे मौसम का पता नहीं चलता है ना सुनीरा? पता नहीं चलता। अभी जब मैं भी आ रही थी, इन्होंने बिलाल ने मैं भी जिस टाइम पे ये बता रहे हैं उस टाइम पे धूप होगी, लेकिन जिस टाइम पे मैं आ रही थी तो अच्छे खासे बादल थे और मैं सोच रही थी कि आज बारिश ही हो जाए। इतनी गर्मी हो रही है और अच्छा, बारिश हो जाए तो थोड़ा मौसम खुशगवार हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही जो है हम ये देखते हैं कि बारिश के बाद जो है ना थोड़ा हब्स भी हो जाता है। अगर बारिश के साथ हवा चले फिर ज्यादा अच्छा मौसम फील होता है। लेकिन वो अभी देखते हैं क्या मौसम सूरत हाल किस तरफ अंगड़ाई लेता है, बारिश होती है या फिर हम जो है इसी तरह गर्मी को फील करेंगे। और अभी गर्मी बस थोड़ा ही टाइम है ना, मेरा ख्याल है सितंबर के एंड तक ठीक हो जाता है मौसम। हाँ, सितंबर में जाके या अक्टूबर में जाके आपका मौसम जो है वो शाम अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, अभी भी थोड़ी शाम को जब आप थोड़ा सा रात में जाएं तो 11-12 के बाद जो है थोड़ा मौसम ठंडा सा फील होता है। अच्छा जी, अभी ये इतनी सारी बातें तो हमारी चल रही हैं, थोड़ी अब आ जाते हैं स्टोरीज की तरफ भी कि इस टाइम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत खवातीन को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सिखाने के बारे में जो है वो क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से जानते हैं सुनीरा से। सोशल वेलफेयर के अंडर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार काम कर रहा है, जहाँ पे
ख़वातीन ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि महंगे इदारों में तालीम हासिल करना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं और घर की तरफ से कोई ख़ास उनको इजाज़त नहीं होती है कि वो पढ़ लिख सकें, ज़्यादा पढ़ सकें, यूनिवर्सिटी लेवल पर जा सकें, तो फिर वो क्या करती हैं कि रोज़गार कमाने के लिए कोई ना कोई स्किल सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के दौर में देखें ना, जैसे महंगाई चल रही है आसमा, तो मेरे ख्याल से हर खातून को जो भी उसको काम आता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लाजमी करना चाहिए। चाहे आप उसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी करना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास जो इंडस्ट्रियल होम का इदारा मौजूद है, एक ही जगह पर ख़वातीन को 6 से 7 कोर्सेज वहाँ पर वो सिखा रहे हैं, जिसमें पेंटिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है। अब आप देखिए ना, अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं तो उसकी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस जो बने हुए हैं उनमें अच्छी खासी फीस है, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है इतनी। तो फिर यहाँ पर एक ही जगह पर ख़वातीन को ड्रेस मेकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन जो कोर्स है वो करवाया जाता है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर जो पेंटिंग कोर्स है, कुकिंग क्लासेस हो रही हैं, बेकिंग की क्लासेस हो रही हैं और उसके बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। अब ये कोर्सेज ख़वातीन ने सीख लिए, लेकिन ये सीखने के बाद क्या वो घर जाकर बैठ जाएंगी? होता यही आ रहा था काफ़ी सालों से कि ख़वातीन को, वो लड़कियों को सर्टिफिकेट मिल जाते थे, उसके बाद या तो उनकी शादी हो जाती थी या वो उनको पता ही नहीं होता था कि अगर मैंने कुकिंग में सर्टिफिकेट हासिल किया है या ड्रेस मेकिंग में हासिल किया है तो अब मैंने आगे क्या करना है, क्या घर में ही सिर्फ बनाना है और अपना ही वो करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनर्स हायर किए हैं जो कि खुद भी डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, देखें, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें, आज के वक्त हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अपनी चीज़ों को भी अब तो हर इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई मार्केट कर रहा है कि ना, अगर किसी ने कोई ड्रेस भी पहन लिया है या कोई इस तरह से कोई अच्छी चीज़ उसके पास है तो वो आप देखें अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। हम लोग खुद भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक टूल है कि अगर आपने ये सीख लिया है, आपका कोई भी छोटा बिजनेस है, कोई बड़े लेवल पे है, तो जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आप आगे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, क्योंकि ये स्किल्स आज के, जिस तरह हम तालीमी मेयार की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ यही आता है खाली डिग्री से अब काम नहीं चलेगा, आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह हमारे थोड़े अभी मुल्क की सूरत हाल जो है वो अभी यूँ समझ लें एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, तो बच्चों को इस तरफ लाना पड़ेगा कि वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ, कुछ ऑनलाइन बिजनेस करें, कुछ अर्निंग का सिलसिला जो है वो चलता रहे ताकि वो अपना सिस्टम भी अच्छे से चलाते रहें, घर का सिस्टम भी चलता रहे बेहतर तरीके पे। अच्छा, ख़वातीन क्योंकि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं आजकल, वैसे ऑनलाइन पे ख़वातीन माशाल्लाह बहुत छाई हुई है। बेकिंग में हो गया, आपके घर के खाने हो गए, मतलब अब तो बहुत सारी इस तरह की ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके एक अच्छा खासा बिजनेस आप अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ आपको डिजिटल स्किल्स होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि एक आम इंडिविजुअल किस तरह से कर रहा है, या अगर आपने अपना चीज़ सेल करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो है ना वो प्रोसीजर होता है उसका। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोगों की ये होता है सुहीरा कि वो कहते हैं शायद डॉलर्स कमा रहे हैं, फौरन से आपको डॉलर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है ना। आपको एक पूरी मेहनत के साथ और उधर आपको प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि आपको मार्केटिंग, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो फिर तो आप अच्छे खासे डॉलर कमा लेंगे। बिल्कुल ऐसी जो आपका पहला फेज होता है ना, जिसमें आपको हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही होती हैं कि नहीं, आपने इतना मेहनत कर ली, कुछ अर्न तो कर नहीं रहे, छोड़ें इसको। मेरे ख्याल से वही आपकी एक असल इम्तिहान वही होता है कि आपने उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, अपना आप बस करते रहें। अब आप देखें यहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब ख़वातीन जो हैं इंडस्ट्रियल होम में मौजूद हैं। अब एडमिशन्स उन्होंने स्टॉप कर दिए हैं वहाँ पर, क्योंकि एक तो उस इदारे में कुछ चेंजेस लाई गई हैं बिल्डिंग वाइज, वहाँ पर फिर जो मटेरियल और एक पढ़ाई का पुराना ही तरीका चल रहा था उसको उन्होंने ख़त्म किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे उन्होंने ट्रेनर्स हायर किए हैं। अच्छा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये है कि अब जैसे उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई टीचर हायर की है तो उसके कोर्स सीखने के लिए जितनी भी स्टूडेंट्स आएंगी उसका कुछ परसेंटेज जो है वो उस टीचर को मिलेगा और बाकी इदारे को मिलेगा। इस तरह से अब वहाँ पर जो ड्रेस मेकिंग की ख़वातीन हैं,
अब उनका क्या है, उनको क्या सिखाया जा रहा है कि मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, अगर किसी के पास लैपटॉप भी है तो वो उसमें भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, एक अपने स्पेसिफिक, चाहे वो उन्होंने कुकिंग सीखी है, ब्यूटिशियन सीखा है या जो भी सीखा है, वो अपना एक अलग उसका पेज बनाएं, उसके ऊपर किस तरह से अपनी चीज़ें अपलोड करनी है, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी है, सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। इस तरह से अब तो आप देखें व्हाट्सएप ग्रुप्स कितने ज़्यादा बने हुए हैं और उसमें ख़वातीन अपनी प्रोडक्ट्स किस तरह से सेल कर रही हैं और हो भी रही है बड़े अच्छे से। तो यही चीज़ें जो है ना, हर लड़की को मेरे ख्याल से जो जिनको इस चीज़ का शौक है उनको तो ये आनी लाजमी चाहिए, लाजमी तौर पे। अब आप देखें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का अलग से कोर्स करने जाते हैं तो उसकी भी आपको अच्छे खासे जो रकम चाहिए होती है। अच्छा, वैसे मैं यही देखती हूँ कि हम लोगों को ये चीज़ें जो है वो बहुत पहले से इस तरफ आना चाहिए था। जैसे आईटी की अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वो हम लोगों से भी बाहर ऊपर चले गए, बहुत आगे। आईटी में तो वो लोग यूँ समझ लेंगे इस टाइम एक्सपर्ट हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपनी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, इवन कि आईफोन भी वो खुद बना रहे जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम शायद हमारे पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ी ज़रूरत थी कि यहाँ पर जितना टैलेंट है उनको अगर प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं, जहाँ हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। वहाँ हम ये भी जान लेते हैं कि वुमेन यूनिवर्सिटी में जो है रिसर्च सुपरवाइज़र की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अब तो उनका फोकस है कि जो आपने बीएस या मास्टर्स लेवल पे तो एक एजुकेशन को उन्होंने एक सिंपल ही कंसीडर वैसे तो किया जाता है हर यूनिवर्सिटी में ही, तो अब जो वो विजिटिंग फैकल्टी भी रख रहे हैं ना, तो वो भी उनकी डिमांड है कि एमफिल हो, ठीक है। वरना अगर आप पुरानी उनकी जो फैकल्टी है उसको उठा के देख लें तो उन्होंने बामुश्किल जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, जो बड़े बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इस तरह से हैं। बाद में उन्होंने अपनी एजुकेशन जारी रखी हुई है, लेकिन एक तो ये कंपलसरी हो गया। दूसरा, रिसर्च वर्क आत्मा ज़रूरी क्यों है, वही जो हम बात कर रहे थे कि किताबें तो याद करवा दी, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं स्टूडेंट्स के लिए? वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। आप देखें कि जब तक एक स्टूडेंट जो है उसको पता नहीं होगा कि मैं पढ़ क्या रही हूँ, मेरी फील्ड क्या है, मैंने आगे जाकर क्या सर्व करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल है। तो रिसर्च के ऊपर उनके ये इकदाम हैं कि स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाना, तो बाद में पहले जो वहाँ पर फैकल्टी है, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या जो एमफिल कर रहे हैं और साथ में पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो रिसर्च सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी। सही। मुख्तलिफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से और बाहर से भी जो स्कॉलर्स हैं वो ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग देंगे। उनकी क्या की जाएगी? कैपेसिटी बिल्डिंग, कि जब आप किसी रिसर्च को सुपरवाइज कर रहे होते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने फोकस करना है, जितने स्टूडेंट्स आपके अंडर रिसर्च वर्क अपना कर रहे हैं उनकी आपने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, उनकी चीज़ों का आपने जायज़ा कैसे लेना है, या आपको खुद आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि अगले की जो रिसर्च है वो बेहतर हो सके। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में अब स्टूडेंट्स को जो है ना वो ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि वहाँ पर उनको ये सिखाया जा रहा है कि खुद से ख़वातीन जो हैं वहाँ पर लड़कियाँ वो शैम्पूज और जो हर्बल सोप्स होते हैं, आजकल इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सोप, ये वो बना रही हैं। उसमें वो स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए, अच्छा, और डिफरेंट मकासद के लिए वो यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब वो ये चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी ये करना चाह रही है उनके लिए कि इनकी चीज़ों को आगे मार्केट किया जाए, प्रोमोट किया जाए, डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ जो है वो मुआहदे किए जाएं कि अगर जो स्टूडेंट सबसे बेस्ट प्रोडक्ट तैयार करती है उसके लिए फिर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको फ्राहम करना भी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। सही। उसमें उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे कि हमारी जीसी यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद, और भी इस तरह से डिफरेंट जो लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किए हैं, जिसमें उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में जाएंगी और वो फिर वहाँ जाकर जो है एक तो वो रिसर्च
में उनको मदद मिलेगी, जो यहाँ पर लेबोरेटरीज में चीजें कम हैं, जो उनको यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हाँ। वो अपना प्रपोजल बनाकर दूसरी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर तमाम तर जो फैसिलिटीज हैं वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि जिनका बेसिक मकसद ये होता है कि जो छोटे लेवल पे ख़वातीन काम कर रही हैं ना, उनको तलाश करना और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी फ्राहम करना, उनके यहाँ पर डिफरेंट सेशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी में करवाए भी जा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी करवाए जाएंगे, ताकि जो हमारी लड़कियाँ घरों से इतनी ज़्यादा जिदोजहद करके ही निकलती हैं ना आगे पढ़ने के लिए, आप देखेंगे वो स्टूडेंट्स हैं जिनको को एजुकेशन में पढ़ने की भी इजाज़त नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है आप देखें चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मैं देख रही थी कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी आई थिंक रहीम यार खान की, चाइना ने उनके साथ मुआहदा किया है सही कि जो यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स हैं वो चाइना को उनकी ज़रूरत है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं होना चाहिए, हमारे मुल्तान में भी तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरह से जो MOUs हैं वो साइन होने चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ मिले ना, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा हम जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि यहीं, क्योंकि चाइना को अगर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स की ज़रूरत है तो डेफिनेटली यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि टैलेंट है, लोग यहाँ पे काम करना जानते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनके अंदर इतनी एनर्जी है, सब कुछ कर सकते हैं। बट वही बात आ जाती है कि आपने प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, सहूलतें देनी है, तो हम ये चीज़ें हम अपने मुल्क के लिए क्यों ना सर्व करें। बिल्कुल ऐसे ही आसमा, देखें अगर आप वहाँ भी जाते हैं तो उसके जरिए भी आप अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। आप वहाँ बैठे हुए, अभी इस तरह से बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो लोग किसी भी तरह से बाहर जाकर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो दूसरे लोगों को भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि हम तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, आप या तो किस तरह से आ सकते हैं या वहाँ से काम सीख कर कि वो किस तरह से वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है काम का, आप वो चीज़ें यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं। बहुत बमुश्किल ऐसी कंपनीज या चीज़ें होंगी जो कि इंटरनेशनल लेवल को मीट कर रही हैं और उस तरह से यहाँ पर काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। अच्छा, महंगाई की साथ बात करें तो आपका मौसमी फ्रूट जो है वो दिन जैसे ही जो है वो चेंज होता है तो उसकी महंगाई, उसमें कीमतों में इजाफा भी हो जाता है। अभी आम की हम बात कर रहे थे ना, आम की कई सारी इकसाम है वैसे सुहीरा, आपने सारी ट्राई की हैं या बस बहुत कम? सारी कहाँ मुझे तो यार मैं नाम नहीं मुझे याद नाम भूल गए। जायका चौसा शायद, दशहरी और शायद यही पता है अनवर रटोर तो फिर अच्छा, अभी लेट वाला भी मैं सुहीरा को बता रही थी कि अभी जो लेट वाला आता है वो थोड़ा तुर्श होता है और थोड़ा मीठा होता है, लेकिन होता मजेदार है अगर हम जो इस तरह का जायका पसंद करते हैं। अच्छा, चौंसा तो फिर हर किसी का फेवरेट है ना, चौंसा जरा अब थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया, लेकिन वाइट चौंसा जो है वो उसका थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है, काला चौंसा का तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वैसे काला चौंसा किसी को पसंद नहीं है, बहुत कम लोग तुमने एक्सप्रेशन दिए, बाकी ऐसे लग रहा है कि काला चौंसा ना बहुत ज्यादा पक जाता है और अजीब सा उसका टेस्ट होता है, वो जरा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आपके जो स्टार्टिंग के जो आम आते हैं ना वो सीजनल, वो आपको बड़ा बिल्कुल ऐसी। आप देखिए हमें चले ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 आम रूटीन। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम वुमेन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के ऊपर बात करें, उसके साथ साथ जो है ई-वेरिफिकेशन सिस्टम की भी बात कर लेते हैं जो कि मुल्तान बोर्ड की जानिब से की गई है। उससे तलबा को क्या सहूलियात मिल सकती हैं, इस हवाले से बताइएगा। स्टूडेंट्स का टाइम सेव करने के लिए मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा इकदाम है मुल्तान बोर्ड का। सबसे पहले ये इनिशिएटिव जो है वो मुल्तान बोर्ड ने ही लिया है, जिसमें सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने 2 हफ्ते पहले आई थिंक जो है ई-वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। ये मुल्तान बोर्ड की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट को बोर्ड ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। ई-वेरिफिकेशन जैसा नाम से ही जाहिर है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उनकी वेरिफिकेशन बोर्ड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया है मुल्तान बोर्ड के तहत, वो अपने रिज़ल्ट कार्ड्स हो गए, अपना NOC हो गया या इस बेफॉर्म हो गया या इस तरह से जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुल्तान बोर्ड उनको वेरीफाई करके देता है। ठीक है, तो उसमें पहले क्या होता था कि उम्मीदवार को खुद मुल्तान बोर्ड आना पड़ता था, वहाँ पर जो उनका
फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है। अपने डॉक्यूमेंट पहले उनको वहाँ पे जमा करवाने पड़ते थे, फिर उसके बाद क्या होता था कि उनको डॉक्यूमेंट चेक किए जाते थे और फिर उन्हें टाइम दिया जाता था कि इस तारीख को आप आएंगे, आपको आपका डॉक्यूमेंट तस्दीकशुदा मिल जाएगा, वेरीफाइड। उसमें भी क्या होता था कि अक्सर स्टूडेंट्स को बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वो अपने घर बैठे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट ऑन करनी है, वहाँ पर ई वेरिफिकेशन का जो ऐप दी हुई है उसको क्लिक करना है और वहाँ पर अपना मतलूबा जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, चाहे एक डॉक्यूमेंट है, 2 है, 4 है, वो आपने वहाँ पर डाल देने हैं। वो आपको ऑटोमेटिकली डेट फ्राहम कर देगा कि इतने दिन के बाद आपको वेरीफाई होके मिल जाएगा और आपको आपका एक फ़ाइल नंबर दे दिया जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ वो फ़ाइल नंबर याद रख लेना है। जब मुकर्ररा वक्त पे अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वहीं पे ही कंप्लेन भी अपना पूछ भी सकते हैं कि हमें ये कब डॉक्यूमेंट हमारा वेरीफाई होके मिलेगा, और मुल्तान बोर्ड के पास भी ये चीज़ सेफ हो जाएगी। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट डाल के चेक कर सकती हूँ, ये एक पूरा जो है इसमें प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब उसमें सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने से रिलेटेड ही आप अपनी जो है वो आपका जो आईडी कार्ड या बेफॉर्म नंबर होता है, जब तक आप वो नहीं डालेंगे, स्पेसिफिक कोड, उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये मतलूबा बंदा या बंदी ही है, तब तक वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे। उसमें कुछ फेक नहीं हो सकता। ठीक है। उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो है ना बचत वक्त की है, स्टूडेंट का वक्त ज़ाया नहीं होगा। या अगर मुल्तान बोर्ड में जैसा कि विहाड़ी, खानेवाल और ये 3 अजला जो हमारे आते हैं, उनके स्टूडेंट्स को दूर दराज से ट्रैवल करके अपने पैसे लगाकर मुल्तान बोर्ड आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उससे एक तो बोर्ड स्टाफ के ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है। जब रश नहीं होगा वहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन अपनी चीज़ें वेरीफाई करवा रहे होंगे, इससे जो है ना एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर मुल्तान बोर्ड के बाद डीजी खान बोर्ड में, बहावलपुर बोर्ड में भी ये इनिशिएटिव ले लिया गया है कि चीज़ों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है वो की जा रही है। अच्छा, वो ऐप है ई वैक के नाम से, EVSE, ई वैक, ई वेरिफिकेशन। उसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी चीज़ें मुल्तान बोर्ड के तहत वो करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें बोर्ड में पहले सिर्फ ये होता था कि आपका जो रिज़ल्ट कार्ड वगैरह है या जो चीज़ें हैं वो ही ऑनलाइन आ रही होती थी, लेकिन अब चूंकि जैसा कि अब आगे दौर ही सारा IT का, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आ रहा है, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जो एप्लीकेशन है मुल्तान बोर्ड के स्टाफ ने, जो उनका इंजीनियरिंग स्टाफ है या जो सॉफ्टवेयर उनकी जो भी है जो डिक्शन, उन्होंने ख़ुद इसको जो है वो ऐप को लॉन्च किया है और चेयरमैन बोर्ड ने उसकी तमाम सुपरविजन की है और उन्होंने इसका टेस्ट भी किया है। इस ऐप को लॉन्च करने से पहले उन्होंने सैंपल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी किया है। अच्छा, उसमें फिर यह है कि सेक्रेटरी बोर्ड ने ये हिदायत भी की हैं कि आप देखें कि इस तरह तो लाइन लग जाएगी स्टूडेंट्स की जो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे होंगे, इसमें भी रश, अक्सर लिंक डाउन है, सिस्टम आपका डाउन है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? तो उस सूरत में यह है कि मुल्तान बोर्ड एक प्रॉपर टीम तश्कील दे रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ई वेरिफिकेशन सिस्टम को ही देखेंगे। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में चल रहे होंगे वो फाइल एक तरफ बन रही होगी, जिनके काम हो रहे होंगे उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो अलग बन रही होगी, और जितना जल्द अज जल्द वक्त में ई वेरीफाई हो जाएंगी चीज़ें, आप देखें, क्योंकि ई वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने चाहे मुल्क के अंदर ही या अगर आपने इंटरनेशनल सतह पर कहीं अप्लाई करना है जॉब के लिए या स्टडीज़ के लिए, तो जब तक आपकी चीज़ें वेरीफाई नहीं होती हैं तो एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक मरहला होता था, पेरेंट्स को साथ जाना पड़ता था। जैसे लड़कियाँ होती हैं वो अकेली बोर्ड ऑफिस नहीं जा सकती हैं अगर वो दूर से आ रही हैं, तो अब ये तमाम तर इश्यूज जो हैं वो इंशाल्लाह से सॉल्व हो जाएंगे, तो ये फ़ायदा होगा। सही है। अच्छा, इसके साथ ही फिर हम यूनिवर्सिटी के दाखिलों की भी बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो है वो एडमिशन्स जारी हैं। इस साल यूनिवर्सिटी की जानिब से कौन से नए प्रोग्राम्स होंगे जो स्टार्ट करवाए जाएंगे, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, BS और MPhil लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हैं। 18 अगस्त जो है कमिंग वो लास्ट डेट है। इस वक्त भी तकरीबन कोई जो हमारे पास डाटा है उसमें 10,000 के करीब जो उम्मीदवार हैं ख़वातीन, उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दी हैं, जिसमें से शॉर्ट लिस्टेड होंगे और मेरिट लिस्ट की बुनियाद पे ही उनको दाखिले मिलेंगे।
अच्छा, वुमेन यूनिवर्सिटी ने इस बार तकरीबन 6 से 7 नए कोर्सेज जो हैं वो उनका टाइम पीरियड होगा 1 ईयर एंड 6 मंथ। उसमें एक तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, अब आप देखें गवर्नमेंट स्कूलों में उसका एक प्रॉपर जो है ना अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है। सही कि वहाँ पर छोटे बच्चे जो कि अभी दाखला नहीं स्कूल में ले सकते, उनको पहले से ही चीज़ें सिखानी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए टीचर्स भी हायर करना एक मरहला होता है कि उन टीचर्स की पहले पूरी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है और फिर उनको जो है वो वहाँ पे, अब ये देखें पूरा एक प्रोग्राम यहाँ पर पहले नहीं था अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का। उसमें जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो उसमें दाखिला ले सकती हैं। मॉडलिंग और मुजस्मा साजी, इसके लिए स्पेसिफिक आर्ट्स कॉलेज में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये भी वुमेन यूनिवर्सिटी में करवाया जाएगा। इसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हम अभी पहले बात भी कर रहे थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स होगा। अच्छा, ड्रेस मेकिंग के कोर्सेज होंगे। इस तरह के 6 से 7 जो न्यू कोर्सेज हैं वो करवाए जा रहे हैं। उसमें भी बाकायदा जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। अच्छा, ये 1.5 साल चूँकि प्रोग्राम है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने बीएससी की हुई या बीएस किया हुआ है या 4 साल उनके हो चुके हैं, सिर्फ वो एडमिशन उसमें ले सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो एफएससी के बाद आते हैं या आईसीएस के बाद आते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। तो उसमें 18 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, तब तक स्टूडेंट्स जो हैं उसमें भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। और फिर जब वो अप्लाई कर देंगी तो उसके बाद बाकायदा मेरिट लिस्ट लगेगी और उसमें फिर जो है वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सकती हैं। सही। अच्छा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ तवज्जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह कंपटीशन, क्योंकि अब जो है वो बहुत हो गया है, प्राइवेट का और जो गवर्नमेंट है, ये सेक्टर्स दोनों जो है ना, इनमें तो मुकाबला सख्त जारी है। अच्छा, कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा देखा जाता है वो पेरेंट्स की होती है कि यार प्राइवेट में अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं तो प्राइवेट जो है वो बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ जाएंगे। लेकिन अभी जो फीसिस का हाल है वो बस मैं समझती हूँ बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, अब तो आप देखें प्राइवेट में भी या गवर्नमेंट में भी दोनों में सेम ही चल रहा है। फीसिस वाली तो आप बात छोड़ ही देना, मतलब कि हर जगह पर फीस तो बहुत ज़्यादा ही है। अब हमारे यहाँ 2017 तक तो ये था कि जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई मतलब क्वालिफाई कर जाते थे, उनको उनकी तमाम तर सेमेस्टर्स की फ़ीस रीइंबर्स हो जाती थी। लेकिन अब मुझे इतना नहीं पता है कि क्या ये चीज़ वुमेन यूनिवर्सिटी में भी है, क्योंकि बहाउद्दीन ज़िक्रिया में तो ये चल रहा था सिस्टम कि इस तरह से जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट कि अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए कोई ना कोई वज़ाइफ इस तरह से लाजमी होने चाहिए। मैट्रिक लेवल पे और इंटर लेवल पे जो बैतुल माल डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट को वजीफ़ा दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है। देखें कि उनको 6 महीने बाद कोई 10-1 हज़ार के करीब या 12,000 के करीब रकम मिलती है। उसमें आज के दौर में एक स्टूडेंट के लिए भी मुझे लगता है ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी थोड़ी सी जो है ना वो बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि हम अब एक तो वुमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें कोई हुकूमत को इस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जिसमें मैं समझती हूँ जितना महंगाई है उसमें हर बच्चा जो है वो हर बच्ची तालीम हासिल कर सके, एटलीस्ट इतनी आसानी हो सके। सूरज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। और इसी के साथ नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद उमैर यूनुस, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शाह जमान, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि IT एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, इसके साथ ही आज क्योंकि दोनों हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका एक तो टेक्नोलॉजी के हवाले से अब हम जानेंगे कि किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे पाकिस्तान में, इसमें कितनी जिद्दत लाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये जो है उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम जानेंगे जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, वो किस तरह का काम कर सकते हैं, कंटेंट
कैसा होना चाहिए, इनकी जर्नी कैसी रही, ये सब कुछ जानेंगे। और जो है इसके साथ ही हम शाज़मान से भी जानेंगे आईटी के हवाले से इस टाइम क्या क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, किस तरह हम अपनी मईशत को भी जो है वो बेहतर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले तो उमैर से जानते हैं, आप अपनी जर्नी के हवाले से सबसे पहले हमें बताइएगा, शेयर करें कि आपने कैसे स्टार्ट किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से आपको 4-5 साल पीछे ले जाऊँ। मैं इंटरमीडिएट कर रहा था बैचलर में, तो मेरी ना स्टडी थी मेडिकल में, तो मेरे बहुत अच्छे माशाल्लाह मार्क्स भी आए, लेकिन मैंने ना रियलाइज़ किया कि मुझे तो ना सोशल डिप्रेशन हो रहा है, या मुझे पढ़ाई से दिल जो है ना वो नहीं कर रहा, तो मैंने थोड़ा तन्हाई पसंद हो गया, मैंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया। तो मुझे उस वक्त इतनी अहमियत नहीं थी पता तालीम की, या इम्पोर्टेंस नहीं थी। मैंने 2 साल गैप करके अपना जो है ना वो घर पे गुजारना, फ्री हो गया, तालीम बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों ने बात की ये क्या है, मतलब कि अपनी स्टडी छोड़ के घर बैठ गया ऐसे ऐसे। तो हो सकता है कि वो अल्लाह पाक ने एक में वो टाइम पीरियड एक ऐसा था कि मुझे कुछ सीखने के लिए उससे मिला। वो 2 साल बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि मुझे ना अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, और मैंने तालीम छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। तो मैं बेसिकली मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मैंने अपनी वो मेडिकल की स्टडी छोड़ के तो मैंने एजुकेशन को चूज़ किया, और मैं अभी एजुकेशन की स्टडी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अपना स्कूल भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बनाया हुआ है। अच्छा। और यूट्यूब पे इसी वाले से मोटिवेशन भी एजुकेशन की दे रहा हूँ। तो मैंने अब इसी को आगे अपना कैरियर लेके चल रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अपनी एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा गैप है, जहाँ पे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना वहाँ पे तालीम तो है, रटा सिस्टम लगा के डिग्रियाँ तो दी जाती हैं, लेकिन तरबियत का बहुत फुकदान है कि बच्चे को एक जो अच्छा शहरी बनाने के लिए तरबियत है ना तालीम के साथ, वो नहीं दी जा रही। तो मैं इस चीज़ पे आगे फोकस कर रहा हूँ, और साथ ही मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई है, सेल्फ मेड। अपने स्टूडेंट किस तरह अपना ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, बजाय अपना फजूल टाइम वेस्ट करके, या जो एक्टिविटीज़ में वो रहते हैं उनसे हट के वो अपना टाइम यूटिलाइज करें और अच्छे कामों में, इसी को कैसे वो अपना कैरियर बना सकते हैं, इस हवाले से आगे काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि 1 साल में अल्लाह पाक ने उसमें सक्सेस दी है, और उसी को आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। सही। अच्छा, क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ आप समझते हैं कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो क्या चीज़, आपके पास एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपके पास जो है अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी, पाकिस्तान में ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्किल्स की तरफ मोटिवेट कोई नहीं कर रहा। हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में ना वो एजुकेशन तो दी जा रही है, फीसों के बदले उनको एक कागज़ की जो डिग्री हैं वो तो दी जा रही हैं, लेकिन स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो बेसिकली अब तो फ्यूचर ही पाकिस्तान में इस चीज़ का, पाकिस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में अब तो इसी चीज़ का, स्किल का जो है ना वो आईटी का दौर है। और मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चे को अपना कोई ना कोई साथ में अपनी स्किल जो है ना वो लाजमी कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए, और वो उसी को अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, उसी के ऊपर उसी को लेके साथ साथ अपनी स्टडी के साथ चल सकता है। तो स्किल बेसिकली लाजमी है, क्योंकि मैंने बेसिकली इस तरह स्टार्ट किया था कि मैं जब एजुकेशन के बाद मैंने वो अपनी डिग्री चूज़ की, तो मैंने साथ साथ ये सोचा कि मैं क्यों ना अपना एक ना स्टडी तो सारे करते हैं, लेकिन स्टडी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए अपना सेल्फ मेड कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारा मतलब ये चेक किया, तो बहुत सारा पाकिस्तान में फ्रॉड भी हो रहा है। आपको पता है कि मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, फीसें ली जा रही हैं, लेकिन वो उसमें से कोई सक्सेसफुल होता है जो स्टोरी शेयर होती हैं। तो मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, कोई कोर्स नहीं किया, मैंने खुद ही अपना यूट्यूब से और दूसरी लाइब्रेरीज, आपको पता है प्लेटफॉर्म यूट्यूब अब तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम हर तरह की नॉलेज ले सकते हैं। तो मैंने वही उसी को लेके आगे चला, उसी को सीखा, और 2 साल में उसी से अपनी स्किल्स ग्राफिक्स में और वीडियो एड्स में अपना स्टार्ट किया वर्क। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एडवर्टाइजिंग एजेंसी नंबर 1 एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे क्लाइंट हैं। सही। अच्छा, इसके साथ ही शाज़मान से भी जानते हैं। शाज़मान, आईटी के हवाले से सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, आपकी जर्नी जानते हैं, उसके बाद हम आईटी की तरफ आते हैं। मेरा जो इंटरमीडिएट है वो किप्स कॉलेज से है, और मेरा जो मैट्रिक है वो लारवेट से है। तो अब जैसे मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ ना, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जो पाकिस्तान में ना हो रहा हो। तो आई वाज सर्चिंग कि यार कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं जाऊँ, जहाँ पे ना सिर्फ टेक्नोलॉजी हो। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरे जहन में चाइना क्लिक हुआ, तो आई वेंट टू चाइना फॉर माई बैचलर्स। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि यार मेरी जो अपनी बेसिकली लाउशी मीन्स टीचर, जो मेरी टीचर्स हैं वो अपनी स्टूडेंट्स को ट्रेन तो कर रही हैं, वो सेमेस्टर्स की डिग्रीज और हर चीज़ तो करवा रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो फ्री होती हैं वो लैपटॉप खोल के अमेज़ॉन पे पता नहीं कुछ कर रही होती हैं। तो आई वाज सरप्राइज कि हो क्या रहा है। एक बार डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ बैठ के जापान में
में ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे आइडिया लिया। फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान वापस आने के बाद मैंने फिर इसको और डिटेल में देखा कि बेसिकली है क्या। आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते तो इन 2019 में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हमने एक कंपनी बनाई क्राफ्टो सोर्सिंग के नाम से। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसमें हमने ये चीज़ क्लियर की कि यार जो प्रोडक्ट आप एक मुल्तान का अगर कोई होलसेलर है तो उसने प्रोडक्ट कहाँ से लेके आनी है, लाहौर से। लाहौर के होलसेलर ने कहाँ से लेके आनी है, कराची से। तो एक बहुत बड़ा गैप था। तो हमने फिर B2C करने लगे कि यार जो मुल्तान का होलसेलर है वो डायरेक्ट चाइना से मंगवाए, और जो भी मतलब छोटा छोटा बंदा है ना वो डायरेक्ट चाइना से मंगवाए। तो इसको हमने चेंज किया सबसे पहले। उसके बाद भी जंप इनटू द बिगर सी जो कि ई-कॉमर्स ऑफ अमेजोन, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। हमने कोई 2000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व किया, हमने 200 से ज़्यादा बिजनेसेस लॉन्च किए और अमेजोन ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रोथ के साथ साथ हमने रियलाइज़ किया कि यार स्टूडेंट की जो हमारी यूथ है उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। सही। तो वी हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग्स जो कि हमारी बिल्कुल फ्री हमने स्टार्ट देने कर दी। हमने 50+ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की ऑन बोर्ड की। हमने डिफरेंट सेक्टर्स ऑन बोर्ड किए। सेक्टर्स को ऑन बोर्ड करने के साथ साथ हमने रियलाइज़ किया कि अब हमने 30,000 का एक बहुत बड़ा मार्कअप अचीव कर लिए। 30,000 बच्चा हमने पढ़ा दिए। सही। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि यार अब स्टूडेंट जो स्टार्टअप बना रहा है, हाँ। वो उसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही। वो किसी भी कोवर्किंग स्पेस में जा रहा है तो स्टार्टिंग फीस ही आपकी 25,000 से स्टार्ट हो रही है, एक कैबिन 2 चेयर्स की। तो रियलाइज़ किया नो हमें इसका भी कुछ करना चाहिए। वी केम इन अनदर आइडिया कि हमें कोवर्किंग स्पेस की साइड पे आना चाहिए। हमने कोवर्किंग स्पेस बनाई। जो चीज़ आपको बाहर से 25,000 की मिल रही है वही चीज़ आपको हमारे पास से 5,000 की मिल रही है। फिर हमने देखा, हम फिर डिफरेंट टेक इवेंट्स में जाते थे, हम बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे होते थे, मिलियंस में हम स्पॉन्सर कर रहे थे। तो हमने फिर रियलाइज़ किया कि यार महीना पहले जो कंपनी है इवेंट की वो हमें बता रही है कि इस इवेंट में टेक्नोलॉजी भी है, गेमिंग भी है, क्रिप्टो भी है, फॉरेक्स भी है, फिल्म एंड टीवी भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है। बट एट द स्पोर्ट कॉन्फ्रेंस डे वाले दिन आप उस इवेंट पे जाते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि वो जो चीज़ें थी वो सिर्फ फ्रंट पे थी, फेसबुक पे थी, यूट्यूब पे थी, बट एट द स्पॉट इवेंट पे है ही नहीं। सही। तो एक टेक इंडस्ट्री का, इवेंट इंडस्ट्री का नाम बहुत ख़राब था। तो वी केम इनटू इवेंट इंडस्ट्री जो कि टेक से रिलेटेड है। हमने एक ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए एक कंपनी स्टार्ट की जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर साल दुनिया में 3 इवेंट्स होंगे, पाकिस्तान में, दुबई में और टर्की में। कंसेप्ट ये है कि हम एक पाथवे क्रिएट करेंगे, एक ट्रायंगल जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट कंपनीज आपस में मर्ज होंगी, एक रेवोल्यूशन क्रिएट होगा, डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपेंशन होंगी और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो हम उसको खुद ऑन कर रहे होंगे। तो ये एक छोटी सी हमारी जर्नी है। सही। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं समझती हूँ, मैं अभी हम पहले भी बात कर रहे थे सूर्य के साथ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और फिर पोटेंशियल है सब में, काम करना चाहते हैं, बट बात वही आ जाती है कि आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है कि अगर आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके आप अपने मुल्क के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हम बात करें ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी हो गया कि बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं तो अब बजाय कि आप और कहीं जाकर कोई ज़्यादा मेहनत करें तो ऑनलाइन अब बहुत सारे लोगों को इंगेज कर सकते हैं अपने साथ। अच्छा, आपने वैसे कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? बेसिकली मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई थी अपनी। उसमें आप जो सोशल मीडिया पे जो भी एड्स आते हैं उसमें वो हमारी लोगो डिज़ाइनिंग की जो है ना सर्विसेज आ जाती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आ जाती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की आ जाती हैं, QR कोड जनरेटिंग की आ जाती हैं। बेसिकली हमारा मेन फोकस है वीडियो एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि पाकिस्तान में इसी पे आगे बिजनेसेस हो रहे हैं। ऑफलाइन मार्केट में आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन अभी यह सारा ट्रेंड चेंज हो रहा है ऑनलाइन के ऊपर। हर बंदे ने, इवन कोई छोटा सा बिरयानी वाला भी, उसने भी अपना काम ऑनलाइन किया हुआ है और इसी चीज़ का आगे दौर है। इवन आप सोशल मीडिया का यूज़ करके व्हाट्सएप मार्केटिंग, आप जैसे व्हाट्सएप का एक अच्छा प्रोडक्ट है व्हाट्सएप बिजनेस, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस अपने बना के आप उस पर बिजनेस कर सकते हैं। तो आप इसी को आगे लेके चलना चाहते हैं तो इसी को लेके जाना चाहिए, क्योंकि आगे का दौर है सोशल मीडिया का। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि ऑनलाइन भी काम नहीं है, तो ठीक है, कुछ दफ़ा आपको देखना पड़ता है, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं और आपकी अपीयरेंस उस पर कितनी है या किस तरह से है, क्योंकि पाकिस्तान में गाइडेंस बहुत कम कुछ लोग दे रहे हैं।
मोस्टली वो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं कि 3 माह का कोर्स इतने में आया ये वो। हाँ। लेकिन हमारा हालांकि फोकस, हम लोग कहते हैं कि आप अपनी स्किल जो है ना सिखाने पे फोकस करें, लेकिन हम पहले एक सिस्टम बनाएंगे, एक सिनेरियो बनाएंगे, उसके बाद हम इस तरफ आएंगे। क्यों हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने पे किया है ना तो उसे उसको फ़ायदा भी हो। वो कल ये ना कहे कि जी हमने आपसे ये सीखा था लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उससे फ़ायदा हो रहा है लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप अपना कुछ चीज़ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो हमारा बेसिकली फोकस जो है वीडियो एडवर्टाइजिंग पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो इस वक्त हमने डील किए हैं। और एज अ सेल्फ मेड मैंने ये स्टार्ट किया जर्नी। इसमें कोई मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट, और इसी को आगे अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ दिमाग में जो चीज़ आती है ना वो यही आती है कि आपके पास कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, उसके लिए आपके पास अच्छी खासी अमाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप आगे उसको लेके चल सकते हैं, फिर कमा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अभी इन चीज़ों को भी बड़ी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि किस तरह आप जो है वो काम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अपने मेरे ख्याल में इंसान को अपनी स्किल का भी जो है ना वो बड़ी देर से अंदाजा होता है कि खुद को आपके क्या बेहतर काम आप कर सकते हैं। आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग की तरफ आ सकते हैं, जिस तरह इसमें बहुत सारी स्किल्स हैं। अभी आप क्या समझते हैं, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? अब हम देखते हैं मैट्रिक के बाद भी बच्चे जो है ना वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ऑनलाइन ही आ जाए। डॉलर्स का जो सबसे पहले आता है ना सबसे पहले बात आती है जी डॉलर्स आ रहे हैं, तो वो लोगों का रुझान होता है यार पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है इस तरफ कि फौरन से आपको डॉलर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जी, इसके लिए बेसिकली आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपको बस जस्ट मतलब आपकी एजुकेशन मैट्रिक है नहीं, तो जी आप अंडर मैट्रिक है आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आपके लिए सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि आपको ये पता चले कि आप सबसे पहले तो आपको अपना आप पहचानना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं या अल्लाह पाक आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, मैंने स्टार्ट की थी एज आ मेडिकल स्टडी कर रहा था। अच्छा। तो उधर से मैं एजुकेशन सेक्टर में चला गया, वो तो साथ रन कर ही रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में एडवर्टाइजिंग में आ गए। अल्लाह पाक ने इस चीज़ के लिए चुना हुआ था, तो इसमें अल्लाह पाक ने 1 साल में कामयाबी दे दी। यानी कि जब आपको पता चल जाए कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, जी, हाँ। और आपको पता चले कि मैं इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो आप उसी को आगे लेके चले, आप दूसरी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस ना करें। तो बाकी बेसिकली फेसबुक पे अब बहुत सारे ग्रुप्स हैं या लोग मार्केटिंग करते हैं जी, कोर्सेज सेल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप में पैशन है, जज्बा है कुछ सीखने का, कुछ करने का, तो आप बजाय को कोर्सेज करें, किसी को फीसेज दें या किसी की सिफारिश करवाएं, कोई ऐसा करें। आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको पता इवन के डॉक्टर्स भी इसे लर्न कर रहे हैं, हर चीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। तो आप पहले देखें, समझें, उसको देखें क्या मैं इसको कर सकता हूँ, फिर आप उस स्किल को आस्ता आस्ता सीखना शुरू करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है या कोई भी स्किल है, जब आपको लगे कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं दूसरों को अच्छी सर्विसेज दे सकता हूँ मार्केट के मुकाबले में, तो वो आप एज अपनी जर्नी वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिस्पांस मिलेगा। आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस पे बना के उसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, जैसे आपने कहा कि आप सोशल मीडिया पे देख लें कि बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं, फीस ले लेते हैं, बाद में कोर्सेज नहीं करवाते या वो अच्छा नॉलेज नहीं होता उनको। तो आप पहले देखें कि आप किस चीज़ में आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हाउ ना हो, आपको पता हो कि जो चीज़ वो आगे से बता रहा है कि उसमें मुझे इसके बारे में इल्म है या मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आप उसको लेके चलें और आप उसी को अपना कैरियर बनाएं इंशाल्लाह। सही। अच्छा शाहजहां, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरह अभी इनसे भी बात हो रही है, एजुकेशन जो है वो कितनी मैटर करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मैं समझती हूँ इस्तेमाल जो है ये एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतनी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा, अब यह ना ख़त्म होने वाला है आईटी के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे, इसमें एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, स्किल्स का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंस, एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि आपको एजुकेट करता है आपने उठना कैसे, बैठना कैसे और किसी से बात कैसे करनी है। एजुकेशन आपको बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि आपको एथिक्स सिखाती है, तरबियत है ना, मतलब बेसिकली। हाँ, वो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या यूनिवर्सिटी लाइफ है, एजुकेशन सिर्फ आपको एथिक्स और मोरालिटी सिखाती है। बट जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमारे पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं। 3 सेमेस्टर्स के बाद हमारी रूटीन वही है, उठना है, खाना है, पीना है, मूवी देखनी है, सो जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। 7वें सेमेस्टर में भी हमारी रूटीन यही है, उठना है, खाना है, पीना है, बैठना है, सो जाना है, खाना है। और 8वें सेमेस्टर के बाद जब हमारी डिग्री हो जाती है तो वी आर सर्चिंग कि कोई बंदा मिले जो हमें CV बना के दे।
हमने सीवी बनवा ली। हाँ। सीवी बनवाने के बाद मेरे ज़हन में 2 थॉट्स हैं, मुझे इंटर्नशिप मिले, कोशिश करूंगा पेड मिल जाए, नहीं तो अनपेड तो मिल रही है। मैं किसी कंपनी में अप्लाई करूँ, किसी कंपनी में अप्लाई करूँ, किसी कंपनी में अप्लाई करूँ, 6 महीने या 3 महीने के बाद आई वॉज एबल टू गेट अ इंटर्नशिप जो कि अनपेड मिली है। 3 महीने की इंटर्नशिप है, 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद उस कंपनी का नाम मेरी सीवी पे मेंशन हो जाएगा। हाँ। अब देखिए 17-18 साल हम एक एजुकेशन पे लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ जो कि आपका एक रोल अप और एक आपका एक चेंजर होता है, आप उसमें भी पढ़ रहे हैं बट स्किल पे फोकस नहीं दे रहे। 6 महीने बाद आपकी डिग्री खत्म हुई है, उसके बाद आपको एक जॉब मिली है, अनपेड मिली है। अब उसके बाद आपको रियल जॉब मिली है जिसकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम भी 30,000 होगी। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करेंगे यहीं से। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और स्किल्स जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ब्रेक से पहले बता रहा था कि हमारी डिग्री होगी, हमने सीवी बना ली, अब मैक्सिमम हमारी जो सैलरी होगी वो 35 to 40 के अराउंड होगी। मतलब हमने 17-18 साल एक एजुकेशन पे दिए और उसके बाद हमारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? 35 to 40,000। मैं आज के टाइम पे 40,000 में क्या होता है? कुछ भी नहीं है। कुछ होता है? ऐसे वही आपके बिल आ जाते हैं। आपके बिल आ जाते हैं। हाँ। तो मीन्स के हमारा सिर्फ कंसेप्ट यही है कि यार व्हाई नॉट कि जो चीज़ हमने डिग्री से पहले स्टार्ट करनी है, व्हाई नॉट कि मैट्रिक से स्टार्ट कर दें। हाँ। मीन्स आप देखिए मैट्रिक के पेपर देने के बाद वी हैव 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर हमारे पास इनफ स्किल्स होते हैं कि हम उसको अचीव करके इंटरमीडिएट और बैचलर्स को कवर अप कर लें। देखिए अगर हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग मैट्रिक के बाद एक मिशन होता है ना, एक विजन होता है कि यार मकसद है यार कि शायद अचीव हो जाए। अगर हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट कि अदर बच्चा भी अचीव कर ले। मतलब अगर हम किसी को एक फ्री में चीज़ बता रहे हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा तो नहीं है, उसमें एट द एंड उसी का फ़ायदा है। बट उसका ज़हन क्या कह रहा होता है कि नहीं यार अभी तो यूनिवर्सिटी चल रही है, अभी तो हमने इंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, उसके बाद देखेंगे। बट बाद में वो हमारी इन्फ्लेशन इतनी हो जाती हैं कि बाद में ना जॉब मिलती है, आप धक्के खाते हो, फिर आप कहते हो कि भाई अब लास्ट चांस, चलो भाई अब्रॉड चलो, दुबई चलो, सऊदी चलो। वहाँ जाके क्या कर रहे होते हैं? एक रूम में 6 बंदे रह रहे हैं, 7 बंदे रह रहे हैं, कोई उनका फ्यूचर है ही नहीं। तो हमारा सिर्फ एक मकसद, एक विजन, एक मिशन यही है कि यार व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद द डे फर्स्ट ऑफ इंटरमीडिएट के साथ साथ ही हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे या 2 बजे कॉलेज से फ्री हो जाते हैं। आपने पढ़ना है 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़, उसके बाद भी हमारे पास 7-8 घंटे होते हैं। हम ना नेटफ्लिक्स यूज़ करें, हम यूनिवर्सिटी में, हम 24 घंटे यूनिवर्सिटी में नहीं रहते। 5 से 6 घंटे में आपकी डिग्री एक 24 आवर्स में आपका यूनिवर्सिटी टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। क्यों घूम रहे हैं? हमारा जो एक एज जो हमारी है ना 23 to 27, 23 साल से 27 साल के दरमियान जो एज है ना, ये आपकी मेन एज है। कुछ कर लोगे तो यू विल गेट बेनिफिट, कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। फिर आपका एक ही है, मूव टू अब्रॉड, दुबई चले जाओ या सऊदी चले जाओ। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर फाइनेंस। फॉर फाइनेंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट स्किल्स लो, सीखो और कमाओ। ये नहीं कि शायद मैंने आज कोई चीज़ बता दी है तो शायद कल बच्चा समझे कि यार शायद मैंने बता दिया कि दरख्त पे पैसे लगे हुए ऐसे उतारने। नहीं, हम ये नहीं बताएंगे। हम आपको एक सिर्फ पाथ देंगे कि यार ये एक पाथ है, गो फॉर इट। कोई इशू आता है तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल, हम आपको हेल्प आउट करेंगे, बट उस पाथ को पूरा चढ़ना है। सही। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि जो अभी टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या चीज़ जो है एडवांस आ रही हैं, क्या चल रहा है नया, क्या नया आने वाला है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। टेक्नोलॉजी की एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा। देखें 2 साल पहले या 3 साल पहले आप चले जाएं तो जब सहरी का टाइम होता था ना, मुझे अम्मा उठाती थी कि जाके चने ले आ, नान ले आ, दही ले आ। बट आज के टाइम आज में आप घर बैठे आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में मुझे मेरी अम्मा नहीं उठाती, मेरी अम्मा कॉल कर देती हैं। अब समटाइम्स क्या हो रहा होता है आज के टाइम पे कि मुझे अम्मा कहती ही नहीं है कि ये काम करो, कि उनको पता है कि उसको मैंने घंटे कहना है, उसने कहना है घंटे तक जाता हूँ, 5 मिनट में मैंने वो चीज़ मंगवा लेनी है। तो टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन है। अब आज के टाइम पे जो बंदे फिजिकल एडवर्टाइजमेंट से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट नहीं हुए ना, वो लैग कर गए।
जो डिजिटल से फिजिकल में कन्वर्ट नहीं हो, लैग कर गए हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। टाइम टू टाइम हमने भी अपने आप को अडॉप्ट करना है। हाँ। आप ये देखें, आज पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं जहाँ के आपको रोबोट सर्व करते हैं खाना। ऐसे ही आने वाले टाइम में इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल मिल्स जो होती हैं वहाँ पे हज़ारों सैकड़ों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। एक टाइम आएगा, मे बी नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 4 इयर्स में आपको वहाँ पे एक एम्प्लॉय नहीं नजर आएगा। आपकी वर्क फोर्स कम हो जाएगी। अच्छा, जो आर्टिफिशियल Exactly. इंटेलिजेंस के हवाले Exactly. से हम देखने में हमें आता है, सुनने में आता है, तो इस हवाले से तो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट बाय रोबोट्स हो जाएंगी, एआई इनको अडॉप्ट कर लेंगी। उसका मेन मकसद क्या है? देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि यार जब फैक्ट्रीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं जब उनको निकाला जाएगा तो उनके घर का खाना बंद होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी ये चीज़ें अगर हम लोग सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी भी चले जाएंगे, फिजिकल आपकी है ही नहीं, लोग Exactly. मौजूद ही नहीं है, तो उनका तो सिस्टम नहीं अब चल सकेगा ना। हाँ। और सेकेंडली जो एक इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि एक एम्प्लॉय फैक्ट्री में 8 घंटे देता था, 24 घंटे में उनको चाहिए 3 एम्प्लॉयज़। अगर फैक्ट्री बंद ना करें तो 3 एम्प्लॉयज़ का काम एक रोबोट करेगा। तो अब हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो हमारे है वर्क फोर्स। अब देखिए, एआई को बनाने वाला कौन है? रोबोट को बनाने वाले हम हैं। लेकिन हमने इसको अडॉप्ट करना है। अगर चीज़ें चेंज हो रही है ना, देखिए 3 साल बाद चीनी का रेट 500 किलो नहीं होना, 3 साल बाद चीनी का रेट शायद 1500 किलो हो जाए, 2000 रुपये किलो हो जाए। डू वी थिंक कि इन फ्यूचर में क्या ये रेट्स कम होंगे? Not आप possible. देख लेंगे, पीछे हम देखते आ रहे हैं तो अभी रेट हाई ही जा रहे हैं Not ना। possible. कम तो हो ही मुझे रहे हैं। याद है, मुझे अभी भी याद है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे ना अम्मी ने घर का कोई काम नहीं कहा। एक बार सडनली अम्मा ने कह दिया कि ना जाके ना ऑयल तो ले आ। मैं चला गया। विल यू इमेजिन, मैंने इमेजिन ही नहीं किया था। मैंने उसको कहा 1 किलो ऑयल दे दो, उसने मुझे दिया, उसने कहा 620। मैं परेशान हो गया। मैंने रियलाइज किया कि यार मैं कॉलेज लाइफ में मतलब 3 से 4 साल पहले मैं ऑयल लाता था 160 का, 170 का, ऐसे ही और मुझे अब अभी मैंने कहा, आपका मुझे जेहन में नहीं आया कि यार ऑयल इतना महंगा है, इतना महंगा हो चुका है। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होंगी। इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनीज ये नहीं देखती कि यार अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो शायद हमें अपनी टीम मेंबर्स की सैलरीज भी इंक्रीज, नहीं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने कल भी पेट्रोल 200 का डलवाना है, आज भी 200 का डलवाना है, बट फर्क क्या है? पहले पेट्रोल इतना डाल रहा था, अब पेट्रोल इतना डाल रहा है। आपकी सैलरी पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, जब तक आपकी वो चीज़ इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो ये सारा एक सिनेरियो है जिसपे काम करने की जरूरत है। सही है। अच्छा, उमेश, आपसे भी जानते हैं कि जाहिर सी बात है, अभी हम नौजवानों को भी देखते हैं, आप क्या देखते हैं, उनमें क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं जिनको वो सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते, क्या चीज़ देखते हैं आप? जी, मैं ये समझता हूँ बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि फलां बंदा ख़राब है, असल में ख़राब हम खुद होते हैं। जब हम सिस्टम को चेंज करने की बात करें, अगर हम खुद चेंज हो सकते हैं ना, तो डेफिनेटली ये सिस्टम चेंज होगा, क्योंकि इस सिस्टम को हमने चेंज करना। अगर यूथ में इस चीज़ की स्किल्स हैं कि वो लीडरशिप स्किल्स को अपनाएं या वो अपने आप को बेहतर करके प्रूव करके सामने आएँ या कोई स्किल को इन्हेंस करें, तो वो खुद जो है ना वो इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। हम मोस्टली कहते हैं कि जी काम नहीं है या इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो बेसिकली हमें खुद ज़रूरत होती है, हमें खुद जो है नॉलेज नहीं होती, हम खुद उस चीज़ से लाइलम होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन अर्न किया भी जा सकता है, या हम समझ रहे होते हैं कि बेसिकली कोई 40-50 नॉर्मल जो हैंडसम सैलरी होती है पाकिस्तान में। अच्छा, बहुत जल्दी लोग मायूस भी हो जाते हैं ना कि अच्छी अर्निंग नहीं हो रही आपको स्टार्टिंग में, तो वो कहते हैं कि अच्छा यार क्या है, इतनी एफर्ट्स भी करें, इतना आप एनर्जी भी यूज करें, तो आपको कोई अच्छी अर्निंग नहीं हो रही, तो माइंड अप कर देते हैं। जी, बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, मैंने अपना सेटअप 0 से स्टार्ट किया था, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से। इवन कि मेरे पास स्टार्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट भी मोबाइल से लिया था, जो हर नॉर्मल बंदे के पास सेलफोन है, मैंने उसी से स्टार्ट लिया। और जब मैं आपको बताऊं कि मैं घर में वो बैठा रहता था, आपको बताया था स्टडी छोड़ दिए, तो इवन लोग कहते थे कि ये क्या सोफे पे बैठा रहता है घर में, क्या करता है, तो आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉर्निंग शो में सोफे पे बैठा है। तो बात ये है कि वो आप अपने कैसे स्ट्रगल करते हैं, आप में पैशन कितना है, आपको काम को कैसे लेके चलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पैशन का मुजाहरा करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, और फिर आपको वेट के साथ साथ नॉलेज गेन करना चाहिए, अपनी स्किल को इन्हेंस करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा, सेल्फ एम्पावरमेंट होनी चाहिए, तो फिर ही आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। तो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट मायूस हो जाते हैं, यूथ इवन के अपना टाइम वो वेस्ट एक्टिविटीज़ में, आप देख लें कि अब तो टिकटॉक का और रील्स का ट्रेंड है, तो फजूल एक्टिविटीज़ में बस वो ग्रुप्स बना के, तो वैसे बजाय वो अगर इसी टाइम को यूटिलाइज करें किसी पॉजिटिव चीज़ में,
कोई अच्छी स्किल सीखें। अच्छा लोग अच्छा इससे कमा, जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, जिस तरह व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, इस पे ज्यादा काम किया। अच्छा एक ने स्टार्ट किया तो सारे इसी चीज पे लग गए हैं। अब आप जिनको भी देखेंगे, इवन कि आपके हमारे ड्रामा इंडस्ट्री से उठा लें, कोई भी उठा लें, अब सारे व्लॉग्स पे ही चल पड़े हैं। अच्छा अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं। सारी अब हम समझते हैं सारी गेम जो है ना फॉलोअर्स पे चली गई है। आपके अच्छे फॉलोअर्स होंगे, अच्छे व्यूअर्स होंगे तो आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी। ये चीजें कितनी मैटर करती हैं, मतलब आप एक अच्छा कंटेंट कितना जरूरी है? जी आप देखें कि इवन अब हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं सारी वो खुद ब्लॉगिंग, उन्होंने एक्टिंग छोड़ के ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा अच्छे पैसे आ जाते हैं। हाँ तो बेसिकली ये है कि इसमें अच्छी आपके पास इनकम आ सकती है, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है कि मोस्टली जो नेगेटिविटी ना वो ज़्यादा वायरल हो जाती है। आप देखते हैं दिनों में कोई डांस वायरल हो जाता है, कोई किसी ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी वो वायरल हो जाती है। बजाय इसी की कि हम इसी चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए अपने फॉलोअर्स का, अपनी पब्लिक का या ऑडियंस का फ़ायदा उठाते हुए अगर हम कोई अच्छा मैसेज दे दें किसी दिन, जिस तरह कल इंडिपेंडेंस डे था, तो इसी पे हमको अच्छा पैगाम दें, कोई अपने मोहल्ले में कोई घर के बाहर सफाई करें या कोई अच्छी एक चीज लगा दें, कोई लाइट लगवा दें, ये इस तरह का पॉजिटिव मैसेज जिसमें आप पॉजिटिव हो, जो लोगों के लिए भी आसानियां हो। जी मैं तो खुद यही सोच रहा हूँ। अच्छा इस पे बात करते हैं उमैर। नाज़मी अभी हमने नाज़मी ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही A10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हम उमैर से जान रहे थे कि किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ साथ अब क्योंकि हम लोगों को ये होता है कि अपने अखराजात भी एटलीस्ट आप उठा सकें, आपकी अच्छी हो सके कि आप अपने, क्योंकि महंगाई जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है तो उसी के साथ आपके जो है ना वसाइल बड़े लिमिटेड होते हैं। अच्छा ऑनलाइन में आप क्या समझते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं, यूट्यूब आपको किस तरह, उसमें थोड़ी सी बताइए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अगर यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फेसबुक, जैसे आजकल लोगों का बड़ा फोकस है कि फेसबुक भी आपको पे कर रहा है, उस हवाले से भी बताइए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अगर इस पर आना चाहें, काम करना चाहें। सही बात की कि ऑनलाइन जो है ना अर्न करना एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न हो सकती है। हम ये समझते हैं जो नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं ना 40-50 हज़ार रुपये, वो समझ रहे होते हैं कि हमसे कम अर्निंग है इनकी। जो ऑनलाइन काम करते हैं ये सारा दिन बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं, लैपटॉप पे बस लगे रहते हैं। लेकिन आप अगर इसे अपना कैरियर लेके चलें, एज ए सेल्फ मेड अपनी टीम वर्क के साथ काम करें तो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट सैलरी अर्न कर सकते हैं और उसके साथ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होकर अपने घर का अखराजात भी उठा सकते हैं। इवन कि वो पहला दौर था कि एक बंदा कमाता था और सारे खाते थे, और अब सारे कमाते हैं तो एक बंदा जो है ना, हर बंदे का यानी अखराजात के साथ साथ जो है ना वो वक्त के साथ साथ अखराजात बढ़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को, स्टूडेंट खास तौर पे जो अपना स्टडी के साथ साथ फजूल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए। उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। आगे आप फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप वीडियो एड्स बना सकते हैं, इवन के सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिस तरह आपने यूट्यूब की बात की, यूट्यूब पाकिस्तान में एक टॉप ट्रेंड है और बहुत सारे लोग इसे मोनेटाइज करवा के अर्न कर रहे हैं। इवन कि अब फेसबुक ने भी ये लॉन्च कर दिए, तो टिकटॉक पे भी अब तो ये चीज़ आ गई है, तो बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में कंपटीशन है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं ना उसमें एक गैप है, अगर आप वो गैप फिल करने के लिए अपना कंटेंट, अपनी जो स्किल्स हैं वो बेहतर अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करेंगे तो ज़रूर लोग आपको देखेंगे, ऑडियंस आपको देखेंगे। अगर आप दूसरों की देख के कॉपी करके वही चीज़ लगाई जा रहे हैं तो जाहिर बात है दूसरे बंदे ने भी तो वो चीज़ बनाई है तो वो ऑडियंस दोबारा आपको नहीं देखेगी। आप कुछ क्रिएटिव लेके आएँ, मार्केट में कुछ नया दिखाएं, बजाय हम जो है कि नेगेटिविटी के बारे में दिखाते हैं वो हम अपना, इवन कि आप देखें कि अभी देसी ब्लॉग्स जो पाकिस्तान में लोकल है, पाकिस्तान की पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थर्न एरियाज, उनकी बहुत सारी वीडियोस जो व्लॉग्स वायरल हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान में ट्रैवलर्स बहुत आए हैं पाकिस्तान से फॉरेन में, तो उससे पाकिस्तान के रेवेन्यू भी जाहिर बात है ऊपर ही है। सही बात है कि आप एक अच्छा कंटेंट लेकर आए तो लोग आपको देखेंगे भी और आपका जानेंगे भी, और उसके साथ साथ जो है अभी टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। शाहजवान आपसे जानेंगे, कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से तो बहुत वसी है, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती थी, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इसको एंड इस लिहाज से करूँगा कि अगर बाकी लोग एक ऐसी एज में एक चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं ना, वो अगर मैट्रिक से, इंटरमीडिएट से ये चीज़ें सोच लें कि यार हमने अपने एक्सपेंसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑन ऑनवर्ड्स हमारी जितनी भी लाइफ है वो हमने उसको खुद अडॉप्ट करना है, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं।
फर्स्टली। सेकेंडली ये कि उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए यू नीड वन थिंग, जो कि आपका मेंटोर। फाइंडिंग मेंटोर इज डिफिकल्ट इन पाकिस्तान। हाँ। हर कोई, बहुत लोग बैठे हैं मंजन बेचने के लिए, बट फाइंडिंग एग्जैक्ट इज अ प्रॉब्लमेटिक इशू, बट हमें मिल जाता है। नंबर थर्ड पे उसने आपको सिर्फ पाथ दिखाना है, आप उसने ये नहीं दिखाना कि यार शायद ये दरख्त है उतार लो, नहीं। हाँ। उसने सिर्फ पाथ दिखाना है। नंबर फोर्थ पे पाथ दिखाने के बाद उसने आपको सिखा भी दिया, बता भी दिया, लर्न भी करवा दिया। बेचना कैसे है वो भी वही बताएगा। उसके बाद उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको हलाल कैसे लेके चलना है, हराम में नहीं जाना, वो भी उसने बताना है। बाकी नसीब होता है, आपका लक होता है और आपकी स्ट्रगल होती है। जितना आप पुट करेंगे उतना आपको आप आउटपुट भी करते हैं। मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। जी जी लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से अपना कुछ अल्लाह की राह में ज़रूर दें। इवन के 10%, 5% आप दे के देखें, आप यकीन करेंगे आप दिनों में देखें कैसे सक्सेस करते हैं। और अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट फलाई कामों में ज़रूर करें, तो मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।